कविता और विकास को कब आई परिवार की याद पार्ट 2। कुछ दिन बाद बहुत कोशिश व मनमानी करने पर 2000 रुपये महीना पर सिर्फ चौका बर्तन व झाड़ू पोछा करने के लिए एक काम वाली तैयार हो गई। दिव्या का 2000 रुपये महीना निकालना खलका तो बहुत, पर इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। कविता के घर में तो पुराने नौकर ही बहुत सा फालतू काम कर दिया करते थे, पर यहाँ बांधे बंधाए काम के अलावा दूसरे काम में नौकरानी हाथ भी नहीं लगाती थी। दिव्या को सब से ज़्यादा परेशानी कपड़े धोने की होती थी, धुलाई की। घर में कपड़े धो भी ले जाता तो इस्त्री करवाने ही पड़ते थे। कविता के घर में तो एक धोबी को क्वार्टर दे दिया था, जिसकी बीवी कपड़े धोकर इस्त्री करवा कर रख जाती थी। कविता हर महीने उसे बांधी बंधाई रकम दे देती थी। दूसरी परेशानी दिव्या को बबलू को लेकर हुई। पहले वह सब बच्चों के साथ खेलता रहता, कहाँ है वह दिव्या का पता भी नहीं चलता था, मगर अब हर आधा घंटे बाद आकर माँ से कहता, मन नहीं लग रहा, किसके साथ खेलूं। कभी कभार तो दिव्या बबलू पर ही जूझल पड़ती, फिर रोआसी हो जाती। बबलू भी कहता कि वह दादी से कहेगा कि माँ डांटती है। इतनी परेशानियों के बावजूद उन लोगों के घर को अच्छी तरह सेट कर लिया। नया सोफ़ा सेट लिया, उसके लिए कुशन कवर, डाइनिंग टेबल, चेयर आदि, डबल बेड आदि खरीद लिए। शादी में मिली सारी चीज़ें सजा दी। स्टील के फ्रेम में अपना व विकास का और एक फ्रेम में बबलू का फ़ोटो मंड दिया। दिव्या ने अपने माता पिता का फ़ोटो भी टांग दिया। ड्राइंग रूम तो ऐसे सजा दिया मानो शोरूम हो। अब दिव्या को चाव हुआ कि अम्मा जी और बाबूजी आकर घर देखें। यह मौका भी आ गया। बबलू की सर्वगांठ पड़ी तो नए तरीके से मनाने का सोचा। केक का ऑर्डर दिया। दिव्या के मायके वाले, ससुराल वाले और पड़ोस के एक दो घर सबको बुलाया, सबको निमंत्रण दिया। शाम को कमरे को खूब सजाया गया, केक पर मोमबत्तियां लगाई गईं। सब लोग आए तो दिव्या ने उन्हें घर दिखाया। सभी ने उसकी रुचि की तारीफ की। जेठानी सुधा तो दिव्या से कहे बिना रह नहीं सकी। दिव्या बहन, तुमने तो अपना घर खूब अच्छी तरह सजाया है, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते जैसे आप लोग करते हैं। दीदी, उस तरह मेरा वश की बात नहीं थी, थोड़ी दिन काट लिए वही काफ़ी था। अब अपनी तरह से रह सकते हैं, इसलिए अलग हुए हैं। विकास भैया की तरह यह मेरे कहे में थोड़े ही चलते हैं। सुधा ने सफाई दी। अगर अम्मा जी व बाबूजी के पूछे बिना कुछ लेने को कहो तो झट कह देते हैं। काम चल तो रहा है, उसके लिए भी हुनर आना चाहिए कि पति को कैसे वश में किया जाए। दिव्या हंस पड़ी। सुधा भी खिसियानी हंसी हंस दी। सभी दिव्या की सराहना कर रहे थे। दावत भी उन्होंने अच्छी दी थी। बबलू भी सबके उपहार पाकर बहुत खुश था। दादा बाबा को तो वह छोड़ ही नहीं रहा था। दिव्या भी अपनी तारीफ सुनकर खुश थी, पर कविता के एक चीज़ अवश्य खटकती थी। बबलू झटक गया था। विकास भी कुछ उदास था, उतना खुलकर बातें नहीं कर रहा था जैसे सबके साथ रहने पर करता था। तभी सविता दिव्या से पूछ बैठी, बबलू इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है? क्या खाना ढंग से नहीं खा पाता? पता नहीं अम्मा जी, बबलू को क्या हो गया है, न ढंग से खाना खाता है न दूध पीता है। उससे कहती हूँ बाहर जा कर खेलो, बाहर भी नहीं जाता। दिव्या बोली, बेटा उसे घर में 4 भाई बहनों के साथ खाने खेलने की आदत पड़ी हुई थी, यह वह अकेला पड़ गया है। तुम लोग तो इस वातावरण के आदी हो, सो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु बबलू को यह वातावरण काफ़ी नहीं आ रहा है। अब दूसरा उसके लिए चाहिए। कविता ने कहा, दूसरा कहाँ से ढूंढूं? दिव्या ने अपनी कठिनाई बताई। तुम भी दिव्या बहुत भोली हो। बबलू अब 4 साल का हो गया है, साथ के लिए उसे भाई बहन की ज़रूरत है। कविता ने कष्ट किया। दिव्या झेप गई, बोली, अभी नहीं अम्मा जी, अभी तो हम 3 का खर्चा ही मुश्किल से चल पाता है। अभी तो हम परिवार बढ़ाने की सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा करो, बबलू को स्कूल भेजने लगो।
वहाँ से बड़े के बच्चों के साथ घर आ जाया करेगा और शाम को विकास दफ्तर से लौटते समय ले आया करेगा। घर के पास ही तो विकास का दफ्तर है, वहाँ बच्चों के साथ मन लगा रहेगा। कविता ने सुझाव दिया। हाँ, यह ठीक रहेगा, दिव्या बोली। उसने सोचा उसे भी घर के काम के लिए फुर्सत मिल जाएगी, दोपहर को थोड़ा आराम भी कर लेगी। बबलू से जब कहा गया तो वह खुश हो गया। अब सब कुछ रास्ते पर आ गया था, पर जब बबलू की पढ़ाई का खर्चा और बढ़ गया, मगर वह भी ज़रूरी था। 200 रुपये नौकरानी के अलग से निकाल जाते। महीने में गैस का खर्चा, दूध आदि सभी कुछ अलग से खरीदना पड़ता। बिजली का बिल, वे कपड़ों की धुलाई का खर्चा अलग। वह तो बाबूजी के ही जिम्मे ये सब खर्चे थे। यहाँ तो ऊपर से 2000 रुपये महीना फ्लैट का किराया देना पड़ता है। काम में भी वहाँ सिर्फ शाम को ही मदद करनी पड़ती थी, मगर यहाँ तो पूरे दिन खटकना पड़ता है। अब दिव्या को आटे दाल का भाव मालूम होने लगा था। उसके शौक भी अब कम हो गए थे। चीज़ों में कटौती होने लगी। सिनेमा देखना तो करीब छोड़ ही दिया था। इस घर में आने के बाद रेस्टोरेंट की शक्ल तो देखी ही नहीं थी, जबकि वहाँ सबके बीच रहते हुए भी पति पत्नी महीने में एक बार सिनेमा ज़रूर जाते थे और बाहर खाना भी खाकर आते थे। जब भी घूमने जाते तो कोल्ड कॉफ़ी या आइसक्रीम का आनंद लेते। अब सब चीज़ें बंद हो गई थी। तुरंत किसी से कुछ कह भी नहीं सकते थे। रास्ते तो सभी उनका चुना हुआ था। एक दिन विकास के दफ्तर के लोगों ने सपरिवार पिकनिक का कार्यक्रम बनाया। शहर से बाहर सभी अपना अपना खाना लेकर जाएंगे, दिन भर घूमेंगे, ताश खेलेंगे और शाम को वापस आ जाएंगे। दफ्तर की एक बड़ी गाड़ी का प्रबंध कर दिया गया था। विकास भी दिव्या और बबलू को लेकर गया। हंसी खुशी में दिन कट गया। जब वे लोग घर लौटे तो देखा घर का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो पता लगा सारा कीमती सामान गायब है। स्टील की अलमारी खुली पड़ी है और उसमें से कैश व ज्वेलरी चोरी हो गए। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछताछ करी, चोर का कोई पता नहीं चला। कीमती सामान लेकर 9-2-11 हो गए थे। दोनों माथा पकड़ कर बैठ गए। विकास ने पुलिस को खबर की। पुलिस आई भी पूछताछ करने। कुत्ता भी छोड़ा गया, मगर चोर कहाँ मिलता है। अगर पकड़ा भी जाएगा तो सामान तो एक बार गया तो वापस नहीं मिलता। खबर मिलते ही कविता व जिठानी सुधा भी आ पहुंची। वे दिव्या को धीरज बांधती रही। सुधा ने दिव्या का गला सूना देखकर पूछा, चैन जो तुम पहने रहती थी वह कहाँ है? भाभी पिकनिक जाते समय उन्होंने उतरवा दी थी कि बाहर अक्सर चैन खींच जाती है। सामान के साथ वो भी चली गई। कहते कहते दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। कविता ने दिव्या को दिलासा दिया, बहू हिम्मत मत हारो। खैर मानो तुम लोग ठीक ठाक हो, नहीं तो ऐसा मौके पर ये लोग जान लेने में भी नहीं हिचकिचाते। तभी सुधा ने अपने गले की चैन उतार कर दिव्या को पहना दी। सुना गला अच्छा नहीं लगता और दिव्या कहती गई, भाभी क्या कर रही हैं? उसने यह रूप तो सुधा का कभी जाना नहीं था। दुखी न हो बहू, शुक्र मनाओ कि संकट इसी में टल गया, सब कुछ फिर आ जाएगा। अम्मा जी, तनख्वाह में तो महीने का खर्चा ही मुश्किल से चलता है, फिर से बनाने का तो अब हम सोच भी नहीं सकते। दिव्या रुआसी होकर बोली, क्यों दिव्या, तुम्हारे तो एक ही बच्चा है और तनख्वाह भी विकास की अपने भैया से ज़्यादा है, फिर तुम्हारी तो अच्छी खासी बचत होनी चाहिए। सुधा ने व्यंग कर ही दिया, उसके बच्चों के लिए ही तो विकास ने कहा था कि खर्चा ज़्यादा होता है। वह इस बात को भूल नहीं पाई। मुँह से बात निकल ही गई। हालांकि यह कहकर उसे पछतावा भी हुआ। दिव्या के पास इसका कोई जवाब नहीं था, बस यही कहते बना, हम लोग अपने स्टैंडर्ड से रहने आए थे, वही किसी को सहन नहीं हुआ। यह स्टैंडर्ड ही तो आज परिवारों को तोड़ने का कारण बन गया रहा है। यह तो तुम उस घर में भी बन सकती थी। ऊपर के कमरे तो खाली ही पड़े हैं, आखिर बहुएं आ कर ही तो घर को नए सांचे में ढलती हैं। कविता बोली, हाँ अम्मा जी, इन्होंने तो कभी नहीं कहा कि यहाँ रहकर
भी हम सब कुछ सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कहने पर यही कहते रहे कि अम्मा से पूछ लो। दिव्या ने सफाई दी, अगर तुम कुछ पूछ कर मुझे थोड़ा मान दे देती और तुम्हारा काम न होता तब तुम्हें मुझसे शिकायत होनी चाहिए थी, परंतु तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था। कविता ने भी उल्हाना करते हुए जवाब दिया, हाँ अम्मा जी, यह भूल मुझसे ज़रूर हुई है, उसका नतीजा भुगत लिया। दिव्या दुखी मन से बोली, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर चाहो तो तुम्हारे कमरे खाली पड़े हैं, वहीं आकर जैसे यहाँ रह रहे हो उसी तरह से रहने लगो, कविता ने समझाया। पर माँ, यहाँ इतना सामान जुटा लिया है, इसे कहाँ ले जाएंगे? दिव्या ने अपनी असमर्थता जताई। जैसे यहाँ सेट किया है अपना घर समझ कर वहाँ भी इसी तरह से सेट कर देना। घर को अच्छी तरह रखना किसे बुरा लगता है? मैंने तुम्हें सुझाव दे दिया है, मानना ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। कविता ने दिव्या पर ही निर्णय लेना छोड़ दिया, फिर समझाते हुए कहा, साथ रहने में जो आपस में स्नेह पनपता है, बड़ों में भी और छोटों में भी, वह अलग रहने में नहीं। कविता व सुधा, विकास व दिव्या को काफ़ी दिलासा दे गई। इस बीच कविता ने अपने कुछ जेवर और कुछ नई साड़ियाँ खरीद कर दिव्या के लिए भिजवा दी। दिव्या अपनी पिछली कही बातों से जो उसने अलग होते समय कही थी, कुछ लज्जित थी। उन लोगों को काफ़ी सबक मिल चुका था। सबसे ज़्यादा तो मकान का किराया देना खलकता था। जबकि कविता के घर में रहती थी तब तो हाउस अलाउंस में जो कंपनी में मिलता था, एक तरह से अतिरिक्त आमदनी ही थी जो बचता था। महीने का अंत होते होते विकास व दिव्या माँ के पास ही वापस आ गए, अभी कभी अलग ना होने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी, पारिवारिक कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।